टाटा एल्ट्रॉज को भारत में लॉन्च हुए लगभग 5.5 साल हो गए, मतलब 6 साल हो जाएंगे। जनवरी 2020 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। अब इतने टाइम में 6 साल में जनरली आजकल ट्रेंड है इंडस्ट्री में कि जनरेशन चेंज ही हो जाता है, बट टाटा ने बोला कि नहीं, हम एक मेजर फेसलिफ्ट देंगे। उसके बाद में कई सारी चीजें एड्रेस करने की इन्होंने कोशिश की है। क्या जो पुरानी खामियां थी उनको ये एड्रेस कर पाए हैं इस मेजर फेसलिफ्ट में, उसके बारे में आज के इस फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार खमंगड़ी देवी सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी और आज बात नई टाटा एल्ट्रॉज की होगी। टाटा का कहना है कि ये डिजाइन फर्स्ट कंपनी है, इंजीनियरिंग फर्स्ट शायद नहीं है। डिजाइन फर्स्ट कंपनी का मतलब है कि डिजाइन से बहुत ज्यादा फोकस हुआ है, एस्पिरेशनल वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश की है। और एल्ट्रॉज जब से लॉन्च हुई है एक्चुअली वो एक अच्छी दिखने वाली गाड़ी रही है। अब उसके साथ में जो चेंज इस बार किया है उससे वो और ज्यादा प्रीमियम अपील को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझसे पर्सनली पूछोगे तो काफी इनफ चेंजेस कर दिए हैं, स्पेशली एट द फ्रंट, कि आपको वो प्रीमियमनेस वाली बात आ जाएगी। जैसे कि ग्रिल जो है ऑल ब्लैक ग्रिल आपको दी गई है, फुल एलईडी सेटअप है, चाहे डीआरएल की बात कर लीजिए, हेडलैम्प की बात कर लीजिए, हाई बीम हो या लो बीम हो, फॉग लैम्प की बात कर लीजिए, सब आपको एलईडी सेटअप दिया गया है। इनफैक्ट रियर की भी बात करोगे तो कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ आपकी टेल लैम्प बन गई है। 16 इंच के अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं, ये ईवी स्टाइल के अलॉय व्हील्स हैं। हो सकता है इसका एल्ट्रॉज ईवी है तो सिमिलर हम देखें एमआरएफ इको ट्रेड आपको टायर मिलता है। 16 इंच के अलॉय व्हील्स हैं और 16 इंच के व्हील्स जो हैं वो आपको बेस ट्रिम से ही मिलते हैं, अलॉय व्हील्स नहीं। टायर्स जो हैं वो 16 इंच के आपको मिलेंगे। एलॉयज लेने हैं तो आपको ऊपर वाले वेरिएंट्स में जाना पड़ेगा ऑफ कोर्स, बट अच्छी बात यह है सब में आपको 16 इंच व्हील्स मिलते हैं। हालांकि जो स्पेयर व्हील आपके लिए दिया गया है, जो एक एडिशनल 5वां टायर आपको दिया जाता है इफ इन केस इमरजेंसी में यूज कर रहे हो, वो 15 इंच का आपको दिया गया है। एक चीज ऑफ कोर्स जो क्लियरली सबने आपको बता दी है कि फ्लश टाइप के डोर हैंडल्स हैं। हालांकि अगर आपके हाथ में सामान हो, ऑपरेट करना इन वाले जो फ्लश टाइप के डोर हैंडल्स होते हैं उनमें थोड़ी दिक्कत होती है। अनलॉक करने के बाद भी बाहर नहीं आते हैं ये, तो अगर आपके हाथ में सामान है तो थोड़ा सा स्ट्रगल होगा कि आप यहाँ से करो और फिर उसके बाद में खुलेगा। तो एक वो चीज़ है। एक चीज़ जो मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी वो ये थी कि ये ऊपर की साइड सी पिलर पे आपका जो डोर हैंडल है वो दिया गया है। क्वालिटी लेवल्स वगैरह एग्जैक्टली सेम है जो कि पहले थे, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। बट आई विश इसको भी पोजीशन यहाँ पे कर देते, अगर फ्लश टाइप के देते तो एक ज़्यादा बेहतर सीमलेस डिज़ाइन होती। और हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए उन्होंने रोक के रखा हो। बट प्लेटफॉर्म वाइज कोई चेंज है क्या? कंपनी का कहना है कि प्लेटफॉर्म वाइज हमने ऐसे तो कोई चेंज नहीं किया है, बट स्ट्रेंथनिंग की है। स्पेशली जो लोड पाथ्स हैं उनमें और ज्यादा स्ट्रेंथनिंग की है। तो ऑलरेडी 5 स्टार गाड़ी थी, तो क्रैश टेस्ट जब रिपोर्ट आएगी जिसमें साइड इंपैक्ट भी होगा, फ्रंट भी होगा, सारे होंगे, उसमें 5 स्टार लाने की उम्मीद है। और 6 एयरबैग्स, एबीएस और ईएसपी जो है एज स्टैंडर्ड आपको मिलते हैं। तो ये बाहर से कुछ इसका हाल है। अंदर से देखते हैं कि अंदर से क्या क्या चेंज हुआ है। जैसे आप अंदर आओगे आपको चीज नजर आएगी वो कि डैशबोर्ड जो है वो कंप्लीटली चेंज हो गया है। इस वजह से कलर कॉम्बिनेशन भी जो अलग हो गए हैं, ट्रिपल टोन, डुबल टोन, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। ऑल्सो एम्बिएंट लाइट जो है वो यहाँ पे एक स्ट्रिप है पूरी जा रही है डैशबोर्ड पे, वो आपको दे दी गई है। क्योंकि डैशबोर्ड चेंज हुआ है इसकी वजह से जो स्क्रीन है वो भी यहाँ पे नई लगा दी गई है। हालांकि नई नहीं है ये, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। स्टीयरिंग व्हील है वो अलग हो गया है, हालांकि अभी भी इसके अंदर टिल्ट एडजस्टमेंट ही आता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं आता है, तो फिक्स टाइप की होती है। ऑल्सो वेंटिलेटर सीट्स जो कि पहले आपको रेसर में दे दी थी वो यहाँ पे नहीं दी गई है, क्योंकि रेसर ही नहीं लेकर आए हैं। और मुझे लगता है कि टॉप एंड वेरिएंट में अगर वेंटिलेटर सीट्स दे देते तो मज़ा आ जाता। सनरूफ एक एडिशन जो है, अगर आप पुरानी वाली एकदम एल्ट्रॉज से आ रहे हो तो आपको नया लग सकता है। हालांकि ये भी ये पहले ले आए थे, तो जो पहले ले आए थे उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। बट अभी आपको बता दूं कि सीट जो है उसमें काफ़ी कुछ चेंज किया गया है। सबसे पहले ये एक्सटेंशन आप देख रहे हो, ये एक्सटेंशन है जो कि ज़्यादा बेहतर थाई सपोर्ट देने की कोशिश करता है। इनफैक्ट काफ़ी अच्छा थाई सपोर्ट दे भी देता है। पीछे की साइड भी दे दिया गया है। स्पेस कितना है थोड़ी देर में बात कर लेंगे। ये जो पैनल है पूरा का पूरा ये नया दे दिया है। हर गाड़ी में ये लोग आजकल ये वाला पैनल दे देते हैं जो कि टच बेस्ड है काफ़ी कुछ। हालांकि टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए आपके पास में ये डेडिकेटेड बटन है प्रॉपर, और यहाँ पर भी आप चाहो तो फैन स्पीड एडजस्ट कर सकते हो, बट एवरीथिंग एल्स इज टच बेस्ड। और कई बार क्या है कि आपको ध्यान हटाना पड़ता है, मतलब यू डोंट गेट यूज टू सच थिंग्स। इनफैक्ट ये डायरेक्शन भी चेंज करनी है एसी की, किस तरफ आपको चाहिए फ्लो एयर का, तो वो भी आपका टच बेस्ड है। तो ये सारी चीज़ें टच बेस्ड ना होकर मेरे हिसाब से डेडिकेटेड दे देते तो थोड़ा सा बेहतर हो जाता। एक जो चेंज जिसकी सबको जरूरत थी आई थिंक वो ये कि पहले क्या होता था कि लॉक अनलॉक करने के लिए ऐसे करते थे तो पीछे की साइड वाला अनलॉक होता था, और कई बार आप चलते भी रहते थे पीछे वाला अनलॉक नहीं रहता था, जो कि काफ़ी सेफ्टी हैजर्ड की जैसे देखा जा सकता है। अभी प्रॉपर ये इन्होंने दे दिया है, अभी क्योंकि गाड़ी खुली है इसलिए बंद नहीं हो रही है, बट हाँ यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हो इस चीज़ को। अब मैं बात कर रहा था कि
क्योंकि फेमिलियरिटी कई सारी मिलेगी अगर आप 2024 मॉडल अगर आप देख रहे थे। सबसे पहले स्क्रीन एग्जैक्टली सेम है, हालांकि ये थोड़े एजेस वगैरह अलग किए हैं, वो शायद थोड़ी राउंडिश थी, ये थोड़ी सी स्क्वायरिश है, बट स्क्रीन एसेंशियली अगर आप बात करोगे तो सेम ही दी गई है। HD स्क्रीन है। अच्छी बात यह है कि सिर्फ टॉप एंड के लिए रिजर्व नहीं रखा है, टॉप एंड से नीचे वालों में भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। उसके एकदम नीचे वाले जाओगे तो छोटी स्क्रीन आपको मिलती है। ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो भी, अगर आप टॉप एंड जा रहे हो अकम्प्लिश्ड S या अकम्प्लिश्ड प्लस S जो भी उसका नाम है एग्जैक्टली, उसमें अगर आप जा रहे हो तो फुली डिजिटल मिलती है। यहाँ पर पार्ट डिजिटल है और पार्ट एनालॉग आपको दिया गया है, बट जब आप बंद करते हो तो ऐसा लगता है कि एक ही स्क्रीन के जैसा है, तो इंटीग्रेशन इन्होंने ठीक किया है। अब ये स्टीयरिंग व्हील की बात बता रहा था मैं कि स्टीयरिंग व्हील भी नई यहाँ पे दी गई है, बट इससे मुझे शिकायत वो रही है हमेशा से कि ये गंदगी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इल्यूमिनेटेड लोगो यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप वीडियो में देखोगे तो आपको अच्छा लग जाएगा, बट पॉइंट ये है इसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो स्क्रीन गार्ड के लिए हमेशा बोलता हूँ मैं कि स्क्रीन गार्ड लगा लेना इस पर, तो आपका काम चल जाएगा। इस साइड वाले जो बटन्स है, तो आप अगर ऐसे करके चलाते हो, वैसे आधी जनता ऐसे भी चलाती है, ऐसे भी चलाती है, ऐसे भी चलाती है, ऐसे भी चलाती है, सब तरीके से चलाती है, बट अगर आप मेरे जैसे चलाते हो तो ये थोड़ा सा आपको ब्रशअप होता है। और इनकी सभी जो नई स्टीयरिंग व्हील्स उनमें दिक्कत है ही है ऑफकोर्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 65 वॉट का आपका Type-C चार्जर आपको दे दिया गया है। 12V पावर सॉकेट ऑफकोर्स मिलता ही मिलता है आपको। वायरलेस चार्जर आपके लिए मिल गया है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार पे भी मिलता है, बट कई बार एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट होगा, कई बार नहीं होगा, तो कनेक्टिविटी रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो आज हमने फेस किए हैं। हालांकि इस वाली यूनिट के अंदर जब मैंने एप्पल कार पे कनेक्ट किया तो एक बार में कनेक्ट हो गया था और अभी भी कनेक्टेड ही है। जो दूसरी यूनिट डीजल वाली जो गगन चला रहे थे, जब मैंने वो चेक किया तो उसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट नहीं हो रहा है, जबकि हमने गाड़ी रीस्टार्ट करके देख ली, सब चीज़ें कर ली, जो ट्रबल शूट करना होता है वो सब करके देख लिया, उसके बाद भी नहीं हो रहा था। तो वो चीज़ थोड़ी सी इनको एड्रेस करने की जरूरत है। एक चीज़, अब आप बोल रहे हो कि प्रीमियम हैचबैक है, उसके बाद भी आप ये मैनुअल IRVM दे रहे हो, ऑटो डिमिंग IRVM नहीं है। जब पहले अल्ट्रोज आती थी तो यहाँ पर आपको मोड चेंज करने का देते थे, डेडिकेटेड बटन था, ज़्यादा बेटर इंटीग्रेशन था। अब आपको अगर मोड चेंज करना हो तो आपको यहाँ से चेंज करना पड़ता है। अगर आप पेट्रोल ले रहे हो या फिर आप डीजल ले रहे हो, CNG में ऑफकोर्स नहीं आता। CNG का स्विच करने का डेडिकेटेड बटन है, आपको CNG में चलाना है नहीं चलाना तो आप यहाँ पे टैप कर सकते हो। कई सारी चीज़ें फेमिलियर अभी भी लगेगी, जैसे कि ये सारे बटन जो हैं एग्जैक्टली सेम यूज़ हुए हैं, जो कि पहले भी इस्तेमाल होते आए हैं। ऑफकोर्स कॉस्ट सेविंग का भी मेजर होता है ये, बट एक दिक्कत इस वाले पैनल में हमेशा से मैंने देखी है, क्योंकि मैंने अल्ट्रॉज अच्छे खासे टाइम के लिए चलाई है, ये ना बाहर आने लग जाता है। क्या इसके साथ भी ऐसा होगा या बेटर फिनिश किया गया है, थोड़े टाइम बाद में पता पड़ेगा, बट ये एक अगर इन्होंने एड्रेस कर दिया होगा तो बहुत अच्छी बात होगी। फिट एंड फिनिश लेवल्स देखिए हर जगह अभी भी ना, मतलब क्योंकि जनरेशनल चेंज नहीं है, तो अगर लोअर पार्ट ऑफ द डैशबोर्ड देखोगे तो फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं होती है। मतलब वो अननेसेसरी गैप्स और गैप्स भी कंटिन्यूस नहीं है, चाहे आप अंदर बात कर लीजिए चाहे बाहर बात कर लीजिए, वो चीज़ आपको नजर आती है कि गैप्स जो है वो इनकंसिस्टेंट है, जो कि थोड़े से बेहतर मेरे हिसाब से होने चाहिए थे। एक कमी जो कि पहले भी लगती थी मुझे कि यहाँ पे ना, जैसे आप को लाइट्स ऑन करनी हो, जैसे आपको फ्लैश भी करना हो, ये इंडिकेटर देने हो, तो आपका डिस्टेंस जनरली अगर आप किसी और गाड़ी से आ रहे हो, कोई जापानीज से आ रहे हो या कोरियन से आ रहे हो, उसके बाद में इसकी डिस्टेंस जो है आपके हाथों से काफ़ी ज़्यादा दूर लगती है। तो ऐसे लगता है कि रीच करना पड़ रहा है इसको प्रॉपर्ली यूज़ करने के लिए। स्पेशली फ्लैश अगर आप दे रहे हो, आगे डिपर मार रहे हो, तो उस वक्त आपको ज़्यादा रीच करना पड़ता है, जो कि कंपैरेटिवली मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए था। ये हो गया फ्रंट का हाल। अब पीछे चलते हैं और देखते हैं कि क्या स्पेस वाइज कुछ चेंज हुआ है या कंफर्ट वाइज कुछ चेंज हुआ है क्या। और तो पीछे वाली सीट पे मैं आ गया हूँ। पीछे वाली सीट पे जो आते ही आपको जो चेंज नजर आएगा वो ये एक्सटेंशन जो है थाई सपोर्ट का, मतलब एंगल जो है हल्का सा ऊपर उठाया गया है, जिसकी वजह से बेटर थाई सपोर्ट वाली फीलिंग आती है। तो अगर आप 5-8 तक के हो तो एक्चुअली आपके लिए बेहद कंफर्टेबल है। आप उससे लंबे हो तो आपके लिए हो सकता है लगे कि हाँ ठीक है उतने काम का नहीं है, बट क्योंकि एंगल्ड है तो पहले से तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। एकदम स्ट्रेट सीट होती है तो उसके अंदर आप ज़्यादा कंफर्टेबली थाई सपोर्ट आपको नहीं मिल पाता है, बट यहाँ पे वो चीज़ दी गई है। आगे कार्तिक बैठा है, 5'10" उनकी हाइट है, और उसके बाद में अगर मेरी जितना बंदा बैठा है विच इज़ अबाउट 5'6", तो फिर आपके पास में ठीक ठीक जगह यहाँ पे बच जाती है। हालांकि 5'10" का बंदा और पीछे लगभग 5'10", 5'11" का बंदा बैठेगा तो हो सकता है कि थोड़ी सी आपको कमी नजर आए, स्पेशली अगर आप हेडरूम की बात करोगे तो ये थोड़ा सा कम आपको नजर आ सकता है। हालांकि स्कूप्ड इन किया हुआ है, बट अगर 6 फुट के बंदे आगे पीछे बैठेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रगल डेफिनेटली होगा, बट आई थिंक वो इस सेगमेंट की लगभग सभी गाड़ियों में आपको शायद दिक्कत आने वाली है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो हैं आपको सभी सीटों में मिलते हैं, और क्योंकि वेट सेंसर नहीं है इस सेगमेंट में, आई थिंक कोई भी वेट सेंसर नहीं देता आपको, यहाँ पर भी नहीं है, बट 3 पॉइंट सीट बेल्ट डेफिनेटली दिए गए हैं। बीच में अगर कोई बैठ रहा है तो ऑफकोर्स उसके लिए फिक्स टाइप के भी हेडरेस्ट नहीं है, तो आप इसको एज अ 4 सीटर ही मान लिया, और हैवी 4 सीटर ही है कि 4 एडल्ट जहाँ पे बैठ जाएंगे, बीच में अगर बच्चा बैठ रहा है तो बैठ सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप का फ्लोर भी आपको मिलता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है।
तो जब ये ईवी कन्वर्ट करेंगे तभी भी इनको ये फायदा तो मिल जाएगा कि ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप का ही फ्लोर है। 65 वॉट का यहाँ पर भी फास्ट चार्जर है, मतलब फ्रंट में भी दिया गया और यहाँ पर भी दिया गया। आई थिंक अच्छा एडिशन है। तो ये कुछ है टाटा एल्ट्रॉज के बारे में। ये ICNG वर्जन है, तो आपको नजर आ रहा होगा कि 200 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है, काफी फ्लैट रखा गया है। तो ये अरेंजमेंट जो करते हैं ट्विन सिलेंडर का, वो काफी ठीक तरीके से उन्होंने किया है। इनफैक्ट Hyundai ने भी उस चीज़ को बाद में कॉपी किया है और वो चीज़ आपको वहाँ पे भी नजर आती है। हालांकि अगर आप इसका डीजल लेते हो या नॉन CNG वर्जन लेते हो तो 345 लीटर का बूट मिलता है, अगेन सेगमेंट में सबसे बड़ा है। तो काफ़ी कुछ चेंज किया गया है, बट लाइक आई सेड शुरुआत में ही कि इतने टाइम के बाद में, लगभग 5.5 साल हो गए हैं, 6 साल ऑलमोस्ट हो जाएंगे, तो 6 साल के बाद में आप उम्मीद करते हो कि जनरेशनल चेंज आ जाए, जो कि यहाँ पे नहीं आया है। प्राइसिंग की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि प्राइसिंग इन्होंने ठीक रखी है। 6.89 लाख से शुरू होती है। हालांकि अगर आप डीजल ले रहे हो तो डीजल जो है वो आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगी, जो कि उसकी अच्छी खासी डिमांड भी थी। अभी वो आपको जो सेकंड ट्रिम है उससे आपको मिलना शुरू होगा, वो 7.88 लाख से शुरू होता है। अगर आप पेट्रोल का CNG वर्जन लेते हो तो 7.89 लाख मिलेगा, मतलब नॉन CNG 6.89 लाख, CNG 7.89 लाख, और अगर डीजल ले रहे हो तो 7.88 लाख के आसपास आपका शुरू हो जाएगा डीजल। टॉप एंड वेरिएंट लगभग 11,29,000 या 11,49,000 के आसपास है। पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। अब कंपटीशन में क्या क्या है, कंपटीशन में देखिए एक जो मूव Hyundai ने खेला है वो ये है कि जैसे ही ये लॉन्च होने वाले थे उससे जस्ट पहले उन्होंने अपने बेस वेरिएंट में CVT लॉन्च कर दिया है, जो कि एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन आपके पास में, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है। 1.2 लीटर का ही पेट्रोल इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ में CNG भी मिलेगा। अगर CNG ले रहे हो सिर्फ मैनुअल आपको ऑफर किया जाता है। 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड जो इंजन है, जिसके पावर आउटपुट फिगर्स एक्जैक्टली सेम है, उसके साथ में आपको DCA मिल जाएगा, मतलब डुअल क्लच ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा, मैनुअल भी मिल जाएगा, और अगर आपको AMT चाहिए तो AMT भी आपको मिल जाएगा। और डीजल जो है उसके साथ में सिर्फ मैनुअल मिलेगा, कोई ऑटोमेटिक नहीं है। मुझे उम्मीद थी कि क्या पता उसके साथ में DCA कर देते तो थोड़ा मजा आ जाता। तो ये कुछ कहानी है पूरी इस गाड़ी की। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।